तो चर्चा भी लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी मौजूद है और साथ में खास मेहमान भी, क्योंकि बीजेपी से लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से शुभदेश जी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले योगेश जी, मैं आपका रिएक्शन इसलिए लेना चाहूंगी क्योंकि हम बार बार ये सुन रहे थे 400 पार 400 पार। क्या बीजेपी के लिए यही नारा मुसीबत तो खड़ा नहीं हो गया कहीं? ये बिल्कुल सही बात है। ये शगुफा था या नारा था या विपक्ष को हतभ्रमित करने वाला था, दिग्भ्रमित करने वाला था, लेकिन ये नारे के चक्कर में मुझे लगता है बीजेपी का वर्कर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हम तो 400 पार जा रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको देता हूं मैं जी। वो सीट, वो घटनाक्रम जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नारा बुलंद करती रही और गूंजती रही जय सिया राम जय सिया राम, वो अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई है। बहुत बड़ी खबर सर, बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट आपने दे दिया इस वक्त। फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद तकरीबन 31-32 हजार से जीत गए हैं और ये बड़ी खबर है। सर बहुत बहुत बड़ा अपडेट आपने दे दिया। हालांकि बिल्कुल ऐश्वर्या आपने सही कहा, घोषणा होनी बाकी औपचारिक रूप से, लेकिन अगर ये सीट औपचारिक रूप से घोषणा हो गई तो कई तरह के सवाल खड़े होंगे, गंभीर सवाल तो उसमें खड़े हो गए थे जब मैं अयोध्या गया और मैं उस सीट को कवर करके आया तो एक बड़े संत ने मुझसे ये कहा था, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि डेमोक्रेसी में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। ये उनके वर्ड्स थे। हालांकि उससे पहले उन्होंने मोदी जी के पक्ष में अपने पूरा बयान दिया, लेकिन उसके बाद उन संत महात्माओं ने, कनक भवन में हम बैठे हुए थे, उन्होंने ये बात कही। तब मैं भी चौंका कि ये अयोध्या से ऐसी बात कैसे सुनने को मिल रही है। और यही कारण है कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने दलित को उतारा। 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद जो कि दलित चेहरे हैं जी, उनको उतारा, कोरी जाति से हैं और वो मिल्कीपुर जो फैजाबाद लोकसभा सीट में आता है, विधानसभा सीट, वहाँ से वो विधायक भी है, कैबिनेट मंत्री रहे सपा सरकार में। और ठीक ऐसी बात मैंने अमेठी में सुनी। देवपाटन एक मंदिर है अमेठी में, प्रसिद्ध देवी का मंदिर है। वहाँ मेरी पुजारी से बात हो रही थी तो उसी दिन मतदान के दिन मेरे को उन्होंने कहा कि मेरे घर में 5 वोट है, 5 में से 3 वोट कांग्रेस को पड़े। वो जो बात कही गई थी वो उस पूरे अमेठी के विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है कि एक प्रसिद्ध मंदिर के पुजारी के परिवार ने जो बात कही है। हालांकि ये बात सार्वजनिक करनी चाहिए, लेकिन अब जब रिजल्ट आ चुका है तब हम ये बात कह सकते हैं। सर, एक खास प्रोग्राम आपका जाता है और मुझे ध्यान है आपने जिक्र भी किया था कई ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स थे, चाहे हम एक दरगाह की बात करें, मंदिर की बात करें, वो बदहाली के शिकार है अभी तक, विकास अभी तक नहीं हुआ। अमेठी के अंदर गुरु गोरखनाथ की जन्मस्थली वो कही जाती है। जायस एक पास में गांव है और वहां पर आप जाके देखेंगे तो वहां पर नेम प्लेट भी नहीं लगी हुई। बाकी तो बात दूर की है, लेकिन उम्मीद की जा सकती थी कि योगी सरकार में गुरु गोरखनाथ की इस पवित्र धरोहर का विकास होता, लेकिन वो नहीं हो पाया। और मुझे अंडर करंट वहां दिख रहा था, संविधान की बात वो हर जगह SC ST का वोटर बोलता हुआ दिख रहा था। तो यादव मतदाता पूरी तरह लामबंद थे अखिलेश यादव के साथ। जी चलिए ठीक है ऐश्वर्या, आपसे मैं अभी कमेंट लूंगी, लेकिन लक्ष्मीकांत जी से पहले सवाल लेते हैं क्योंकि फिर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपसे विश्लेषण में समझने की कोशिश करूंगी। लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि 25 की 25 सीटें क्लीन स्वीप करनी है, नहीं हो पाई, बहुत बड़ा सवाल। लेकिन सवाल ये भी, सर राजपूत नाराज, जाट नाराज, SC ST नाराज, क्या पता नहीं चला था क्या पहले? सर्वे कहां पर गड़बड़ हो गया? निश्चित रूप से परिणाम जो हमने सोचे थे उसके आशा का विपरीत आए। हमने समझा 25 सीटें लेंगे, लेकिन इस बार शायद हमारे प्रयासों में कुछ कमी रही। जो प्रयासों में कमी रही है तो उसे स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र के अंदर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष जनता का ही शासन होता है। जनता का निर्णय सुधारे है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान भर में NDA सबसे ऊपर है और NDA की 257 सीटों के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार हिंदुस्तान बनने जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात भी बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से जातिवाद का जहर राजस्थान ने हिंदुस्तान की धरा पर फैलाने का प्रयास किया कि संविधान बदल देंगे, ऐसा झूठ, और आरक्षण समाप्त कर देंगे, झूठ जनता के कानून में डालने का प्रयास किया और शायद कांग्रेस में सफल भी रही, जिसका परिणाम है कि आज हम 400 पार की जगह हम 297 ज्यादा काम कर गए। निश्चित रूप से जब आज रिजल्ट देखते हैं तो कहीं नहीं कांग्रेस का झूठ जनता के गले पड़ा होगा और SC ST समुदाय को और अन्य OBC समुदाय के वोटरों को शायद भारतीय जनता पार्टी के आवाज़ की आरक्षण समाप्त नहीं होगा, ये कांग्रेस की आवाज़ की आरक्षण समाप्त हो जाएगा। कहीं न कहीं झूठ लोगों के कानों पर जाकर पड़ा है। बिल्कुल ठीक है लक्ष्मीकांत जी। शुभदेश जी, आपसे भी मैं रिएक्शन लूंगी।
तो महाकवरेज सुबह 5 बजे से लगातार जारी, नतीजे लगभग सामने हैं, चौंकाने वाले कांग्रेस के लिए भी। चाहे हम राजस्थान की बात करें, पूरे देश भर के महागठबंधन की बात करें। शुभदेव जी, उम्मीद तो थी आपको कि इस बार राजस्थान में खाता खोलेंगे, लेकिन 10+ कर जाएंगे, ये तो उम्मीद नहीं थी शायद। नहीं, बिल्कुल, जब से चुनाव स्टार्ट हुआ है तब से हमारी पूरी उम्मीद थी। हमने पहले से कहा था, हमने ये कभी नहीं कहा कि जिस हिसाब से पर्ची सरकार के मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि हर सीट पे हम 5 लाख से हराएंगे, ऐसा कतई नहीं था। हम इन बातों में विश्वास नहीं करते। हमारा सटीक अनुमान था, चाहे हम एक भी सीट ज्यादा जीते, वो हम बीजेपी से जीतेंगे। अभी हमारे भाजपाई मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस ने जातिवाद का जहर घोला, संविधान के बारे में नए नए सगुफे लेके आए। मैं इनको याद दिला दूं, 8 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार आते हैं और आकर के टीवी पे बकायदा कहते हैं कि अब वक्त आ गया है संविधान बदलने का। उसके बाद में कर्नाटक से हेगड़े, इनके जो सांसद थे, वो आके कहते हैं कि वक्त आ गया संविधान बदलने का। जब हम राजस्थान की धरा की बात करें तो नागौर के अंदर इनकी लोकसभा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा कहती है कि 400 सीट दीजिए ताकि हमारे को संविधान बदलना है। उसके बाद में जो अभी आप जिस सीट के बारे में चर्चा कर रहे थे, नाम है उसका फैजाबाद, वहां से लल्लू सिंह, इनके लोकसभा प्रत्याशी, वो कहते हैं कि हमारे को 400 सीट दीजिए तो इस हम संविधान को बदलेंगे। हमारे माननीय जो नेता है राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन इस संविधान को हम नहीं बदलने देंगे, क्योंकि संविधान ऐसे ही नहीं बना है। संविधान को बनाने में हजारों सेनानियों का खून और पसीना गया है। कितने लोगों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। अब भाजपा और आरएसएस के लोग नहीं जान सकते। ये मुद्दा इतना बड़ा बन जाएगा कि उसको फायदा मिल जाए। बिल्कुल, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं था। ये मुद्दा इस बात का बनाया था तो कि था स्पेशल इसे। नहीं, ये चुनावी मुद्दा नहीं था। मुद्दा इस बात का था कि गरीब स्वर्ण कैसे बचे, दलित कैसे बचे, ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है वो कैसे बचे। जिस तरीके से मोदी सरकार की नीतियां रही है, आर्थिक असमानता की गहराई को लगातार वो बढ़ाते जा रहे हैं और कुछ एक जो उद्योगपति है, पूंजीपति है, उनको फायदा पहुंचाते जा रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर देश में जो अलायंस करके फायदा आपको मिला है, किस तरीके से बहुमत साबित कर पाएंगे? उम्मीद है इस बात को लेकर? बिल्कुल उम्मीद है। अभी देखिए, थोड़ा और वक्त है, सीटें और बढ़ेंगी। उसके बाद में और जो बाकी के जो भी नीतीश हैं, कुमार या चंद्र बाबू, किसी से बातचीत अभी हो रही है 5:30 आपकी? बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उसके बाद में जो भी समानांतर विचारधारा के लोग हैं वो अगर हमारे साथ में आते हैं तो बिल्कुल हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु लक्ष्मीकांत जी, नहीं। आप रिएक्शन दे रहे थे। पूनम जी, मेरे फाजिल दोस्त ने अभी बड़ी तेजी के साथ संविधान की बात करी। मैं समझता हूं जिस प्रकार शगुफा कांग्रेस छोड़ा, वे कांग्रेस का हो सकता है आज का कुछ क्षण के लिए लाभ प्राप्त कर दे, लेकिन देश की जनता जानती है कि संविधान के अंदर संविधान में सबसे संशोधन करने का काम किसने किया, तो कांग्रेस ने किया। और 74वां संशोधन जो कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस ने यहां तक कर दिया कि लोकसभा कार्यकाल भी 6 माह बढ़ा दिया। माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी देश में आपातकाल भी लागू किया। देश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है, पहली बात। और मेरे फाजिल दोस्त कह रहे थे कि उनकी 100 सीटें कांग्रेस की कई समय पश्चात 100 सीटें आई है। 100 सीटें बनाने पार्टी कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। भाई हमारी शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। में डालेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का आभार प्रकट करता हूं कि इतना विराट आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को दिया है। सर, छिंदवाड़ा एक लौटी सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास थी। इसको लेकर 2019 में भी आप पछता रहे थे कि वो चीज अगर टिकट हमसे दिया तो 29 की 29 जीते, लेकिन वो बात जो थी आपकी आज साबित फिर हो। पिछली बार कांग्रेस 38,000 वोटों से जीत गई थी, लेकिन इस बार जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास प्रकट किया है। शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। लेकिन ऐश्वर्या भी हमारे साथ लगातार बने हुए। ऐश्वर्या, आपने सुना, मामा ने अपनी सीट तो निकाली, पूरे मध्य प्रदेश में भी क्या भूमिका इनकी रही, इस पर आपसे विश्लेषण चाहेंगे। और साथ में राजस्थान बॉर्डर भी लगता है, कई है इलाके जो टच भी करते हैं, लेकिन वो असर राजस्थान में ज्यादा पड़ता नजर नहीं आया। नुकसान क्यों हुआ बीजेपी को राजस्थान में, ये भी जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजनीति में अंतर है।
योगेश और ये दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता मेरे साथ यहां पर खड़े हुए हैं, ये अच्छे से जानते हैं दोनों राज्यों की राजनीति में बड़ा भारी अंतर है, दोनों की जातिगत सियासत में अंतर है। मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर मिलता है, कुछ एक जातियां जो हैं आपस में बॉर्डर के आसपास रहती हैं। मिसाल के तौर पर शिवराज सिंह चौहान धाकड़ हैं, धाकड़ समाज के लोग कोटा तक मिल जाएंगे आपको, थोड़ा बहुत भरतपुर में मिल जाएंगे, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में मिल जाएंगे। बाकी ओवरऑल देखते हैं तो जाट समाज है, जितना राजस्थान में उतना मध्य प्रदेश में कंपैरिजन करें तो बहुत कम है। यादव हैं वो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में दोनों में अंतर करें तो बाकी छोटी छोटी जो जातियां हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो जाती है। यहां पर और वहां पर दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर यह कि यहां पर शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में थे, यानी शिवराज सिंह चौहान प्रसन्न थे। यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस में, वो भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस में जो बड़े नेता थे वो जिनको लेकर चर्चाएं की गई, कई नेताओं को लेकर, उनमें से कुछ एक जो हारे गए या कहा जाए जो हार गए, हारने के साथ परफॉर्म नहीं कर पाए, वो भारतीय जनता पार्टी में गए और बाकी लोग यहीं रह गए। यहां टक्कर बिल्कुल बराबर की थी। दूसरा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक और अंतर आता है। राजस्थान में टिकट वितरण को लेकर भले ही पार्टी इस बात को माने नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता यहां मौजूद है, ये इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इनको लगेगा कि नहीं ये बात तो गलत है, लेकिन इनकी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या सारे टिकट आपने सही बांटे? आप 3 मराठी लोगों को, मराठी नेताओं को, उस क्षेत्र के दिग्गज नेता हैं, राजनीतिक तजुर्बा है, लेकिन आप राजस्थान में भेजते हैं। अरे भाई, एक राजस्थान के वरिष्ठ नेता को उनके साथ लगा देते। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ में व्यस्त थे, सीपी जोशी के अलावा भजनलाल थे, उनको पूरी सरकार चलाने के साथ पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनको सरकार भी चलानी है और संगठन को भी देखना है। आपके साथ विनय सहस्त्रबुद्धे थे, आपके साथ विजया राहटकर थी, वी सतीश को मान लिया तजुर्बा है, लेकिन वी सतीश किसी को हड़का नहीं सकते। ऐसा हड़काने वाला लीडर आपके पास कौन था जो हड़का सके नीचे के स्तर पर? पहली बार ऐसा देखा गया कि ये बात हालांकि लोकतंत्र के लिहाज से आपको ठीक नहीं लगेगी, लेकिन अमूमन एक बयान आता था कि सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। इस तरीके का बयान इस बार कांग्रेस ने बहुत कम दिया। तो ऐसा क्यों? क्या इस तरीके के बड़े रणनीतिकार कहां चले गए? और वहीं दूसरी तरफ टिकटॉक को लेकर शुरू से लेकर आखिरकार एक ही बात, योगेश मेरी बात से कितना सहमत है? भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत मैं रोकना चाहूंगी, ये जवाब योगेश जी आपसे लेंगे जो ऐश्वर्या ने आपसे किया, लेकिन वरिष्ठ सहयोगी महेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। महेश जी, सबसे पहले तो जरा रिएक्शन दे दीजिए ओवरऑल जो अब तक नतीजे आए हैं। सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। योगेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो चुनाव प्रक्रिया को देखने वाले तमाम लोग थे और बड़े नेता थे, मुझे लगता है उस मैनेजमेंट में कहीं कोई कमी रही, क्योंकि ऊपर तक जो फीडबैक दिया जाता है वो फीडबैक ऊपर के नेता ठीक मानते हैं, और फीडबैक लेने का काम कौन करता है? निचले स्तर के नेता, प्रभारी, या जो जहाँ पर डटे हुए हैं वो नेता। पहली बात कि अंतिम समय में संगठन महामंत्री बदल दिया गया, चंद्रशेखर को यहाँ से रवाना कर दिया गया, तेलंगाना भेज दिया गया। संगठन महामंत्री ने, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त भी मौजूद थे, उपचुनावों के वक्त भी मौजूद थे, कांग्रेस के राज के वक्त भी मौजूद थे, तो एक लंबा अनुभव उनको था राजस्थान में बीजेपी किस तरह से एक एक सीट पर कहाँ पर क्या कमियां हैं और किस तरह के टिकट दिए जाने चाहिए। दूसरे सबसे बड़ा फैक्टर कि गणेश परिक्रमा करने वाले नेताओं की बीजेपी में ज़्यादा पौबारा हो गई और संख्या बढ़ी। नतीजा ये रहा कि निचले स्तर पर बांसवाड़ा का कोई नेता कार्यकर्ता फ़ोन करके अगर बात करना चाह रहा है तो वो जो उसको एक प्रॉपर रेस्पॉन्स मिलना चाहिए था, उसकी शायद कोई कमी खामी रही होगी। खुद सीपी जोशी चित्तौड़ लोकसभा सीट पर व्यस्त हो गए, उसके बाद वो कहा जा सकता है टेलीफोनिक तौर पर लगातार संपर्क में रहे, लेकिन बिल्कुल जैसे कि अभी हम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सुन रहे थे योगेश जी, अब औपचारिक ऐलान हो चुका है, वो जीत चुके हैं। अहम जानकारी, औपचारिक ऐलान हो गया है। अभी देखना होगा कि मार्जिन कितना रहा, कितने आंकड़े के साथ, क्योंकि कुछ सीट्स ऐसी है जिसमें ये देखना होगा कि ये आ रहा है रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते हैं शिवराज सिंह चौहान। अब देखना होगा कि कितना अंतर रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ सीट्स ऐसी जैसे अमित शाह का जिक्र कर रहे थे, ये वही सीट है जहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जीतते थे, ये वही सीट है जहाँ से सुषमा स्वराज चुनाव जीतती थी। तो एक बीजेपी का गढ़ है विदिशा,
और इसीलिए सेफ सीट पर शिवराज सिंह को चुनाव भी लड़ाया गया और बड़े अंतर से तो वो जीते ही हैं। इमोशंस भी जुड़े हुए थे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इमोशंस तो होंगे। इतना सरल व्यक्तित्व का व्यक्ति जिसको वहाँ की जनता प्यार करती थी और खुद अपने दम पर एमपी में वो सरकार लेकर आए, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सरी के नेताओं के बीच में। लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि एमपी के अंदर कांग्रेस को बड़ा चिंतन मनन करना होगा कि उनके बड़े नेता, तमाम बड़े नेता धराशायी हो गए और यहाँ पर एक बार फिर से वो बीजेपी के नेता, खासतौर से मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय और तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम बड़े नेता जो कहे जाते हैं बीजेपी के, मुझे लगता है उन सब का यहाँ पर जो मेहनत थी वो सफल रही, क्योंकि एक क्लीन स्वीप यहाँ बीजेपी को मिला है एमपी के अंदर। जिस हिंदी पट्टी में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा था, उस हिंदी पट्टी में एमपी ने बीजेपी के लिए राहत की सांस, या कहा जा सकता है एक बड़ा मैंडेट इस पूरे सबसे बड़े जो राज्य मध्य इलाका है उसमें दिया है। और राजस्थान से सटे इलाकों में तो जीत मिली है और राजस्थान में जो एमपी सटे इलाके हैं उनमें भी, यहाँ पर कोटा बूंदी की सीट हो, चाहे वो झालावाड़ बारां की सीट हो, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले ऐश्वर्या से सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद आपसे रिएक्शन लूंगी उसी सवाल के जवाब के साथ ही। यहां पर मध्य प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं, खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस, लेकिन गुजरात में कोशिश अच्छी रही है, इस पर रिएक्शन। देखिए, गुजरात को लेकर एक मनोवैज्ञानिक रूप से हर व्यक्ति ये सोचता है कि गुजरात यानी नरेंद्र मोदी का गढ़, गुजरात यानी अमित शाह की रणनीति, गुजरात यानी सबसे सफल राज्य, गुजरात यानी जो लगातार सनातन की एक परिभाषा जहां से गढ़ी गई और पूरे देश में फैलती चली गई, उसके साथ गुजरात को जोड़ा जाता है। गुजरात को उस बात से भी जोड़ा जाता है कि गुजरात के व्यापारी अपनी व्यापारिक पहचान के माध्यम से पूरी दुनिया में फेमस है। तो गुजरात को और मध्य प्रदेश की बात हम यहां से अलग कर देते हैं, लेकिन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये ऐसे क्षेत्र हैं, फिर आप हरियाणा आ जाइए, पंजाब आ जाइए, यहां पर जो जातिगत सियासत है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और एक पुराने दौर को भी याद कीजिए, हरियाणा से कुछ एक आंदोलन शुरू होते हैं, उन्हें गहराई से समझने की कोशिश नहीं की जाती। योगेश इस बात को कितना सहमत होंगे, या कांग्रेस और भाजपा के लोग हैं, उन चीजों को समझना चाहिए। जब शुरुआती तौर पर कोई चिंगारी निकलती है तो उसे लेकर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और 400 की जो सीट का जो नारा था, उसने भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता को इतना उत्साह में भर दिया कि उसे लगने लगा कि भाई जीत रहे हैं, शादी में चलना है, एक शादी में निपटा के आ जाते हैं, मेरे घर में जड़ूला है, जन्म मरण प्रण जैसे कार्यक्रमों में निकल गए और फ्री हो गए कि नरेंद्र मोदी 400 सीट जिता देंगे। तो ये जो सारी मन की अभिव्यक्ति थी, काल्पनिक तौर पर जीता हुआ मान लेना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा। तो दूसरी तरफ जो योगेश कह रहे थे कि गणेश परिक्रमा करने वाले लीडर राजस्थान की राजनीति में, जो योगेश कह रहे थे कि चंद्रशेखर सरीखे रणनीतिकार का नहीं होना, और जो प्रमुख रणनीतिकार कोर टीम में होते थे वो अपने अपने क्षेत्रों में बिजी हो गए। भूपेंद्र यादव बिजी हो जाते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी को, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और ओम प्रकाश माथुर, इन दोनों दिग्गजों को प्रयोग में नहीं लिया गया, या फिर इनको कहा ही नहीं गया, या इन्होंने इनकार कर दिया गया। लेकिन मेरे पास जो सूचना है कि विनय सहस्त्रबुद्धे फोन करते हैं पहले चरण के बाद, उसके बाद वसुंधरा राजे को संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे पहले चरण के दौरान याद नहीं किया गया, दूसरे चरण में आप याद कर रहे हैं, तो संभवतः जो मेरे पास जानकारी है, अपुष्ट सी खबर है, उन्होंने इनकार कर दिया। तो ठीक है, ये इस पर विश्लेषण बेहद जरूरी है। योगेश जी, आपसे भी जानकारी लेंगे, और लक्ष्मीकांत जी, आपसे रिएक्शन लेना भी बेहद जरूरी है। आखिर क्यों वसुंधरा राजे क्यों नहीं निकल पाई, पूरे राजस्थान में क्यों उन्होंने नहीं देखा, सिर्फ एक ही सीट पर उनका प्रचार प्रसार सीमित क्यों रह गया, एक रिएक्शन लेंगे। तो लगातार सुबह 5 बजे से महा कवरेज जारी, चर्चा अब इस बात पर, क्योंकि जो रिजल्ट आए वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी से कांग्रेस से प्रवक्ता है, हमारे वरिष्ठ साथी भी बने हुए हैं, लक्ष्मण राघव भी बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जवाब लेंगे। लेकिन वरिष्ठ योगी महेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। महेश जी, सबसे पहले तो ओवरऑल जरा रिएक्शन दे दीजिए जो अभी नतीजे आए हैं। पूनम, निश्चित रूप से भाजपा के हिसाब से ये प्रत्याशित नतीजे होंगे। उनको इस बात की आशा नहीं होगी कि जिस तरह का नारा उन्होंने दिया था, चाहे 400 पार का हो, या उनकी टीम जिस तरह से सोचती होगी कि अगर 400 पार में एनडीए 400 पार और 300 से कम या 300 साढ़े 300 के लगभग जो भाजपा की सीटें होगी, उससे काफी कम यहाँ पर सीटें आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यूपी, राजस्थान,
जैसे जो बड़े उनके गढ़ रहे हैं, पिछली बार राजस्थान में सबको पता है कि 25 सीट पिछले 2 चुनावों से, इस बार जिस तरह से 14 पे अटकी हुई है, तो ये विचार मंथन अब से शुरू हो गया होगा अमित शाह, नरेंद्र मोदी और उनकी कोर टीम के बीच में कि आखिर इस चीज के कारण क्या रहे हैं। तो ये परिणाम भाजपा के लिए अप्रत्याशित हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एनडी और जो राजस्थान में जो परिणाम रहे हैं, तो राजस्थान के कांग्रेस के नेता के लिए ये शायद मुझे लगता है उनको इस बात की उम्मीद थी कि परिणाम कुछ इस तरह से रहेंगे। बिल्कुल महेश जी, आपके पास मैं लौटूंगी। बीकानेर में रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लक्ष्मण, क्योंकि जो अभी नतीजे आए हैं अभी तक, क्योंकि अभी भी कईयों को उम्मीद है, कई प्रत्याशियों को उम्मीद है और कई पार्टियों को उम्मीद है, राजस्थान में भी नतीजों ने चौंकाया और 400 पार का नारा इतना जुबान पर था कि देश में एनडीए के नतीजों ने भी चौंकाया। लेकिन मुझे लगता है कि आप ज्यादा चौंके नहीं होंगे, क्योंकि जब एग्जिट पोल पर हम चर्चा कर रहे थे अभी एक दिन पहले, तब आपने साफ कहा था, हालांकि बीजेपी से विधायक तब मौजूद थे, तब उन्होंने इस बात से इनकार किया था, लेकिन मुझे ध्यान है आपने साफ कहा था कि 400 ना तो प्लस आने वाली है, ना राजस्थान में 25 आने वाली है। देखिए पूनम जी, बिल्कुल आपकी शार्प मेमोरी आपको याद है, और वो विधायक जी ने जवाब भी नहीं दिया था। मैंने उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये दोनों ही बातें मुझे सही होती नजर नहीं आ रही और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सही होती नजर नहीं आ रही। वही हुआ है। मुझे जो समझ में आ रहा है इस पूरे मसले में, अगर हम राजस्थान की बात करें तो आप देखिएगा प्रथम चरण में जिन सीटों पर चुनाव था उनमें से 8 सीटें जो हैं कांग्रेस ने जीती हैं। आप समझिएगा इस बात को, मतदान कम रहना, ऐसी सीटें होना जहां पर एक खास वर्ग का प्रभाव है, एक बड़ा कारण। हालांकि उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय नेतृत्व ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, जिस तरह से दौरे वगैरह किए, और उसके बाद अगर हम देखें दूसरे चरण में तो कांग्रेस महज 3 सीटें जीत पाई। तो एक तो ये जो समीकरण समझ में आता है। दूसरी बड़ी बात जो इस राजस्थान में इस चुनाव को लेकर है, वो मुझे जो लगता है 3 मंत्री लोकसभा अध्यक्ष, इनकी लीड को अगर आप देखें 4 गुना या 5 गुना के करीब इनकी लीड कम हुई है। ओम बिरला, अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र शेखावत, इन तमाम की लीड कम हुई है। कैलाश विजयवर्गीय तो हमने पहले ही कहा था कि तीसरे नंबर पर रहे, तो ये क्या कारण रहा। तीसरी जो चीज इसमें नजर आती है पूनम जी, आपको भी जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे चुनाव को, मुझे लगता है शेखावाटी ने कांग्रेस को और ईस्टर्न राजस्थान ने बड़ा बूस्ट दिया है और भाजपा को डेंट लगाया है। तो गोविंद सिंह डोटासरा निश्चित तौर पर क्षेत्रीय छत्रप के तौर पर उभरे हैं। अब सवाल यह है 5 उपचुनाव होंगे, जिस तरह की बातें सामने आई और जो जीत रहे हैं, तो क्या कांग्रेस किस तरह से करेगी। दूसरी तरफ भाजपा के सामने, चूंकि अभी देश में सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि एनडीए सरकार तो बना रही है, लेकिन किस तरह से चलेगा, और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन मुझे लगता है सरकार एनडीए बना लेगी, लेकिन हाँ, जिस तरह से विपक्ष इस बार चुनावों में निकल कर आया है, उभर कर आया है, तो आगे की राह उतनी आसान नहीं होगी। राजस्थान में निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए अरसे बाद कहिएगा, खासतौर पर लोकसभा में एक जश्न का मौका आया है। और जिस तरह से जयपुर ग्रामीण को लेकर अभी पायलट भी कह रहे हैं, बहुत सारे नेताओं ने बात की है, तो मुझे लगता है अभी वहां पर भी कुछ और जो है, हालांकि चुनाव परिणाम घोषित हो गया, लेकिन बातें उस पर भी बहुत होने वाली है। मंत्री हीरालाल नागर क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। जनसंख्या से जमाने से जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के समय से वो गढ़ हमारा बरकरार है। इसकी पूरी चिंता में मिशन 25 का भी नारा था, लेकिन सीटें 15 तक भी नहीं पहुंच पाई भाजपा की। तो आत्ममंथन की आवश्यकता का इनकी जनादेश देता है। जनता का आदेश है और निश्चित रूप से हमें हमारा प्रयास था, और बेहतर से बेहतर करने के लिए हर पार्टी हम प्रयास करती। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया था, कुछ कमियां रही होंगी तो उसकी समीक्षा करेंगे बैठ करके, और उनको भी आगे जाके दूर करने का प्रयास। चलिए, अपने वरिष्ठ साथियों से लगातार रिएक्शन लेते रहेंगे, लेकिन लक्ष्मीकांत जी, अभी आप ये कह रहे हैं कि जनता का जनादेश है जो कि सर माथे पर है, अभी यही चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन एनडीए को बहुमत आप इस बात से डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या संतुष्टि मिल गई है? जो राजस्थान का रिजल्ट सामने आया, चूक कहां रह गई? देश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 295 के बड़ी बहुमत के साथ हम 272 जादू आंकड़े पार कर चुके हैं, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन राजस्थान के परिदृश्य में बात करते हैं, निश्चित रूप से हमने जो सोचा 25 सीटें हमारी आए, उस पर कहीं ना कहीं गाजगिरी और राजस्थान की जनता ने जो आदेश दिया है उनको स्वीकार करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा
कि जाति के आधार पर बांटने का प्रयास कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया थे। अभी उनका फर्स्ट फेज के अंदर कांग्रेस जिस प्रकार से संविधान बदलने की बात करी, आरक्षण खत्म करने की बात करी, इसे जनता को गुमराह करने का कुसंगत प्रयास कांग्रेस ने किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने प्रयास में सफल रही और भारतीय जनता पार्टी समझाने का प्रयास करने पर सेकंड दौर में हम सफल रहे। लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र में निश्चित रूप से जनता के प्रतिनिधियों का शासन होता है, जनता के द्वारा वोट का शासन होता है, और जनता के द्वारा वोट दिए जिनको प्रतिनिधि वोट मिलता है वो जनता का ही शासन होता है। तो लोकतंत्र में सर को गिनना होता है, और सर आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 14 और कांग्रेस का 11 है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ राजस्थान में खड़ी है, ये बात बिल्कुल तय है। शुभदेश जी, आपका रिएक्शन लेने चाहेंगे क्योंकि लगातार अब अन्य नेताओं के रिएक्शंस भी सामने आने लगे। हाँ, देखिए बात राजस्थान के अंदर जो चुनाव हुआ, जैसा फर्स्ट फेज में इन्होंने बताया था, फर्स्ट फेज में जो हमारा इलेक्शन है, जो चुनाव था, उसका जो मुद्दा था वो बिल्कुल सटीक था। किसानों को लेकर के बीच में गए कि जिस तरीके से 700 किसानों की शहादत हुई, उसके बाद में मोदी सरकार की जो कानों पे जू तक नहीं रहेगा। उसके बाद में बात आती है शेखावाटी बेल्ट में सबसे ज्यादा जो युवा है वो सेनाओं में जाते हैं, और अग्निवीर के चक्कर में युवाओं को समय से पहले बेरोजगार कर दिया, वृद्ध कर दिया। जो युवा 12 साल, 18 साल, 22 साल नौकरी करके पेंशन प्राप्त करके अपना नया जीवन स्टार्ट करता था, उसी युवा को 4 वर्ष के बाद में वृद्ध करने का जो काम है वो इस मोदी सरकार ने किया। हमने बीजेपी वाले अभी भी कह रहे हैं जो नतीजे सामने आए हैं, लेकिन आप लोग पीछे नहीं हट रहे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? महागठबंधन का नेक्स्ट स्टेप क्या है? मुद्दों के साथ में गए, हम मुद्दों के साथ में गए, हम कांग्रेस बताए ना 100 सीटों पर भी आप नहीं पहुंच पाए, सबसे पुरानी पार्टी 100 सीट पार नहीं कर पाई। हम मुद्दों के साथ में गए, मंगलसूत्र से मुजरे तक नहीं गए। मुद्दा था अग्निवीर का, मुद्दा था महिलाओं पे अत्याचार का, मुद्दा था रोजगार का, मुद्दा था बेरोजगारी का, मुद्दा इस बात का था कि राजस्थान के अंदर 5 महीने के अंदर आपने पूरे हिंदुस्तान में जातिवाद का बहुत ज्यादा है, लेकिन कमजोर कैंडिडेट उतारना या गलत कैंडिडेट उतारना ये भी एक मुद्दा फिलहाल बनता नजर आ रहा है, और वो नतीजे भी बिल्कुल सामने है। वरिष्ठ साथी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी रिएक्शन लेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं सिंहासन, और इस सिंहासन की कुर्सी पर कौन बैठेगा? फिलहाल के आंकड़ों को देखें तो एनडीए से इस कुर्सी की दावेदारी मजबूत। प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है 3.0 रिपीट करते नजर आए, लेकिन जब आप अंदर की सियासत को समझेंगे तो फिर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि हो सकता है कि एनडीए और INDIA ये रीस्ट्रक्चर हो, इनके अंदर बदलाव हो। जो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, हो सकता है वो INDIA के साथ जाना चाहता हो, और जो INDIA का हिस्सा रहा हो सकता है कि वो एनडीए के साथ आना चाहता हो। रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे, वहां से बहुत सी स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन जो जनाधार मिला है उससे क्या कुछ स्पष्ट होता है, इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ में बीकानेर से हमारे रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अब बात इसकी नहीं कि क्या वाकई में बहुमत है, अब बात इसकी कि क्या वाकई में जो जिसके साथ था क्या वो उसके साथ रहेगा। बहरहाल शुरुआत लक्ष्मण आपके साथ, क्योंकि हम स्टूडियो में लंबे वक्त से ये चर्चा कर रहे हैं, और यही सवाल मेरा आपसे है। भाई, अर्जुना मेघवाल से आपने बातचीत की होगी, मैं मानकर चल रहा हूं इस आंकड़े के बाद जो अब आया है, यह बातचीत हुई कि एनडीए और मजबूत हो रहा है घटक दलों के साथ जो INDIA में है, या ये डर सता रहा है कि एनडीए का कुनबा छोटा हो सकता है और वो टूटकर INDIA का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि एनडीए में रहते हुए बहुत कुछ मिलेगा ये कहना मुश्किल, लेकिन INDA में उस शर्त पर जा सकते हैं जो वो चाहते हैं। देखिए विजेंद्र बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त एनडीए और इंडिया दोनों के लिए ही अपना घर संभालना तो बेहद जरूरी है ही है, साथ ही साथ की नजर भी रखनी है कि कौन उनके साथ आ सकता है। देखिए देश की सियासत में अगर इस वक्त देखें तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों अहम किरदार हो गए हैं, और जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तब एक अपडेट आ रहा है MLC जो है नीतीश कुमार की पार्टी की, उनका एक बयान भी आया है। भाजपा के प्रवक्ता होंगे तो शायद उनको अच्छा लगेगा, पर उन्होंने कहा है MLC हैं खालिदा करके, उन्होंने ये कह दिया है कि नीतीश कुमार से अच्छा दावेदार कौन हो सकता है प्रधानमंत्री का। तो विजेंद्र मैं आपकी बात को लेकर जा रहा हूं, हालांकि ये बात ठीक है एनडीए सरकार बनती दिख रही है, लेकिन ये सब भी चल रहा है सियासत में, सियासत का अपना मिजाज है, और ये चीजें जैसे ही चीजें बिगड़ती है
गणित थोड़ा सा भी गड़बड़ाता है तो ये चीजें साथ साथ चलती है और वो चलना शुरू हो गई हैं। मैं आपको बता दूं, तृणमूल कांग्रेस के पास 31 सीटें, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को जोड़ लें तो ये भी 31 के करीब हैं। तो दोनों बेहद अहम है। आप जानते हैं टीएमसी, हालांकि अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव की बात करें अलग अलग लड़े, लेकिन अब क्या होगा एक बड़ा सवाल है। अर्जुन मेघवाल की जहां तक आपने बात की, अर्जुन मेघवाल भी खुश थे खुद की जीत पर, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी ये सब सता रहा था कि कैसे किस तरह से आगे बढ़ेंगी। हालांकि ये बात ठीक है कि अभी जो है एज दिख रहा है एनडीए को, निश्चित तौर पर जो आंकड़ा है उनके पक्ष में, लेकिन उस एज के अंदर दो पार्टियों का आप अलग कर देंगे, एक जेडीयू और दूसरी तेलुगु देशम पार्टी, तो ये एज नजर नहीं आएगा। उसमें निर्दलियों को जोड़ देंगे तो बिल्कुल नजर नहीं आएगा। और मैं मानकर चल रहा हूं ये एनडीए को बहुत स्पष्ट नजर आ रहा होगा। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें दरअसल देखिए, अनिल चोपड़ा जो बेहतरीन चुनाव लड़े और बेहतरीन चुनाव लड़ते हुए जो फाइनल आंकड़ा आया उसमें मिनिमम वोटों से वो हार गए हैं। अब इस दौरान वो धरना दे रहे हैं। शायद उनकी मांग है कि रिकाउंटिंग की जाए। हालांकि रिकाउंटिंग किसकी मांग वो कर रहे हैं? क्या वो चाह रहे हैं कि जो बैलेट पेपर अंत में काउंट किए गए क्या उनको काउंट किया जाए, या जिस ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की बात सामने आई उसके बैलेट पेपर के जरिए काउंटिंग हो? जो भी है, लेकिन 1 घंटे पहले मतगणना हो गई पूरी और राव राजेंद्र जीत गए हैं। 1 घंटे से शंका का समाधान नहीं हुआ है। इस दौरान 15 मिनट तक हंगामे और तनाव की स्थिति बनी रही और जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के परिणाम को लेकर ऐसा लगा कि मानो कोई फिल्म चल रही है जिसमें क्लाइमैक्स खत्म ही नहीं हो रहा है। एक क्लाइमैक्स के बाद दूसरा क्लाइमैक्स, दूसरे के बाद तीसरा, और अभी भी वही स्थिति बरकरार है। टू बी कंटिन्यू, दी एंड नहीं हो रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ गए हैं। डॉक्टर ऋतुराज, जब बाकायदा राव राजेंद्र को विनिंग कैंडिडेट घोषित कर दिया है, क्या उसके बाद भी